हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज के सेशन में हम सीडीपी का मैराथन एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ मैराथन सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और एंड तक आप खुद भी कोशिश करें इसको आंसर करने की। ठीक है, तो एंड में आप मुझे बताएंगे कि आपने 30 में से कितने नंबर आपको मिले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन से। इससे पहले फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो मैराथन सेशंस हैं प्रीवियस वो चल रहे हैं। इंग्लिश पैडागोजी है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, सीडीपी का कंटेंट है, मैथमेटिक्स कंटेंट, ये सारा हम अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी फोल्डर्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज in front of you. A 5-year-old child fails to reason that when water is transferred from a tall and narrow glass to a wide container, the quantity of water remains the same. अब देखिए पियाजे ने क्या बताया था। पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एडल्ट्स पर और यंगर चिल्ड्रन पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे हैं ऐसे नहीं है कि वो गलत सोचते हैं, लेकिन वो जो सोचते हैं ना उनका सोचने का तरीका अलग है। क्वांटिटी सेम है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ना वो डिफरेंट है, बच्चों के सोचने का ढंग जो है। ठीक है, तो उन्होंने जो स्टेजेस बताई थी वहाँ पे पियाजे ने क्या बताया था कि जो हमारी बच्चों की थिंकिंग होती है, देखिए एक स्टेज होती है जहाँ पर हम कहते हैं कि हमने ये कंटेनर में इतना पानी भरा हुआ है, इसको इसमें डालेंगे, वाइड कंटेनर में आपने डाल दिया। ठीक है, तो पानी की क्वांटिटी तो सेम है, बच्चे इस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व कर पाते, यानी कि इस थिंकिंग को हम क्या बोलेंगे कि बच्चे इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था अपने बच्चों पर, उन्होंने उनको घर से स्कूल तक का रास्ता बता दिया, ऐसे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रास्ते से स्कूल तक ले गए। ये स्कूल है, ये उनका होम है, तो उनको बोला कि आप स्कूल से घर पे वापस आ जाओ, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आ पाए क्योंकि उनको रिवर्सिबिलिटी वो नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर भी फंडा क्या है कि अगर पानी को, ठीक है, टॉल एंड नैरो ग्लास था, ये टॉल एंड नैरो ग्लास है, ठीक है, उसको हमने जो है ब्रॉड कंटेनर में डाल दिया तो वो नहीं समझ पा रहे कि इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम है, इसको इसमें डालोगे तो भी उतनी ही क्वांटिटी बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। ठीक है, तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं हुआ। सिंबलाइज क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप बच्चे के सामने बोल रहे हो कि बेटा मैं आपको साइकिल लेके दूंगा, तो बच्चे के माइंड में साइकिल की इमेज बन गई, वो सिंबलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्या है कि वो अपनी थिंकिंग को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सो अब देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक थिंकिंग है ये कौन से स्टेज में होती है, ये होती है एडोलसेंस स्टेज में। एडोलसेंस को क्या बोला गया है, किशोरावस्था को सबसे रिस्की स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं डिसाइड कर पाते हमारे रोल क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, इन चीज़ों के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, अपनी रोल मॉडल वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कोई एक्टर्स देखते हैं उनके जैसा हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह की एज कौन सी होती है, ये होती है एडोलसेंस एज। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीअरेंजिंग स्कीमाज linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred to as। अब देखिए पियाजे ने क्या बताया है कि हमारे माइंड में एक स्कीमा होता है जिसमें हम सभी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे से स्टोर करते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, फिर इक्विलिब्रेशन आती है। अब जब न्यू सिचुएशन आती है तो डिसइक्विलिब्रेशन आ जाती है। ठीक है, लिंकिंग देम विद अदर स्कीमास, अगर हम एक स्कीमा को अदर स्कीमा के साथ लिंक करते हैं और उसको फिर अरेंज करके रखते हैं अपने माइंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पियाजे की थ्योरी हम क्या बोलेंगे, पियाजे की थ्योरी क्या बोलती है उसको, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 4, A teacher in a progressive classroom should believe that a progressive classroom जो है वो क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी सबसे पहले। ठीक है, क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल। देखिए ये तो नेगेटिव
टैग वर्ड्स आ गए हमारे, स्ट्रिक्ट और कंट्रोल, दो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। देन लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, ओनली वर्ड भी क्या है, नेगेटिव है। कोई भी चीज़ को हम फिक्स्ड या रिजिड नहीं कर सकते, उसको फ्लेक्सिबल करना होता है, ठीक है। लर्निंग ब्रिंग्स अ रिच वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लर्नर्स लर्न मोस्ट मीनिंगफुल ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, फिर ओनली इन्होंने यूज़ कर दिया, इट मीन्स हमारी ऑप्शन 3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है वहाँ पे क्या है, जो बच्चे आते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपने साथ अपने अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और क्लासरूम क्या होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Children of 4 to 5 years often talk to themselves. This talk, according to Lev Vygotsky, क्या होती है ये टॉक, जब हम बोलते हैं कि बच्चे आपस में खुद में ही बात करते रहते हैं कि ये मैं ऐसे कर लूँगा, ये मैं इस तरह से कर लूँगा, हम खुद से बात करते हैं, ठीक है। या फिर कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम बड़बड़ाते रहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो 4 से 5 साल के बच्चे इस तरह से खुद से बातें करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट्स देयर ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म तो बिल्कुल ही नहीं होती है ये। देन हिंडर्स देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंडर्स वर्ड देखिए क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। देन हिंडर्स देयर सोशल डेवलपमेंट, अगर बच्चा कोई चीज़ रिपीट कर रहा है तो अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा है, इट मीन्स उस चीज़ पर वो अटल हो रहा है, ठीक है, अपनी थिंकिंग को कंटिन्यू कर रहा है, वो चीज़ को भूलने नहीं दे रहा खुद को। तो ऑप्शन 4 हमारी करेक्ट होगी, दैट इज हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, कि हम अपने ही स्टेप्स को रेगुलेट करते हैं बोल के कि ये कर लिया, इसके बाद मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर मैंने यहाँ पे जाना है, टाइम ऐसे मैनेज करना है, एंड सो, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब देखिए हमने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से की हुई हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग किस में होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है सबमेटिव असेसमेंट है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होगा कि बच्चों को इम्प्रूव किया जाए, उनको टीचर्स को फीडबैक दे, बच्चों को फीडबैक दे, ताकि जो लर्निंग है वो बेटर हो पाए, ठीक है। फोकस किस पे होना चाहिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग पे। एनईपी 2020 भी यही कहती है कि हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ जो फोकस है अपना बढ़ाना चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड, अगर हम FA की तरफ अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ ज़रूरी है इंक्लूड करनी। फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट, डेफिनेटली सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है। देन पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट का फंडा भी बिल्कुल ज़रूरी है। देन क्वांटिटेटिव फीडबैक भी ज़रूरी है ताकि बच्चे खुद को इम्प्रूव कर पाए। देन फोर्थ ऑप्शन देखिए, कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। अब बच्चों के बीच में कंपैरिजन करना ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, कभी भी बच्चों में कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए जो हम कहते हैं स्लो लर्नर है या फिर वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पा रहा, तो उसको भी मोटिवेट करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करें। तो हमारे पहले तीनों ऑप्शंस सही हैं। तो ये वाली फर्स्ट 3 ऑप्शंस किस में हैं, हमारे पॉइंट नंबर 2 में, दैट इन ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा ये बिल्कुल रॉन्ग है, पहले तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following principle suggests that different body parts develop at different rates at various stages of development? अब देखिए हमने क्या बोला था कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो 2 तरह से होती है, दैट इज़ नॉट यूनिडायमेंशनल, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है डेवलप होता है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, एक तो होती है उसकी हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो डेवलपमेंट कभी भी यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकती, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, बिकॉज ये होती है टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम इनर टू आउटर। 2 तरह से डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो डेवलपमेंट हमारी जो होती है ये क्या होती है, इट्स डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होती है हमारी टॉप से बॉटम तक, सिर से लेके पैर तक हम कहते हैं, और सिफेलोकॉर्डल होती है हमारी, हम कहते हैं इनर टू आउटर, फ्रॉम हार्ट टू हैंड्स, ठीक है। इस तरह से बंदा जो है डेवलप करता है। सो ऑप्शन 4 क्या हो गई इसकी करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री। देखिए 3 सिचुएशंस हमें दी हैं कि एक तो बाइक को चलाना, ठीक है, उसके बाद कपड़े को तय करना, जो धुले हुए कपड़े होते हैं, ठीक है, फिर हम उसको फोल्ड करके अपनी कबर्ड्स में रखते हैं ना, तो फोल्ड करना कपड़ों को, या फिर पेड़ पर चढ़ जाना। एक 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 7 साल का बच्चा, ये अपनी कौन सी मेमोरी में इस चीज़ को स्टोर करके रखेगा। देखिए जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये होती है लेस देन 30 सेकेंड्स, तो लेस देन 30 सेकेंड्स में तो ये तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, इट मीन्स पहली ऑप्शन हो गई गलत। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो हमारी होती है ग्रेटर देन 30 सेकेंड्स, ठीक है, तो डेफिनेटली ये तीनों की तीनों चीज़ें किस में आ रही हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। क्लियर, सो ऑप्शन 2 हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वुड इंक्लूड टास्क्स दैट आर। अगर हम क्लास को कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हैं, देखिए कंस्ट्रक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, ये सब चाइल्ड सेंटर्ड होंगी ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी हो क्लास का, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आती हैं। तो क्या टास्क इंक्लूड होनी चाहिए, दैट शुड बी मॉडरेटली डिफिकल्ट, डेफिनेटली मॉडरेटली डिफिकल्ट होनी चाहिए, ताकि बच्चों को चैलेंज तो फेस हो ना, कुछ करना चाहते हैं वो तो। बेस्ड ऑन रिकॉलिंग द टेक्स्ट देन इज रेपिटेटिव एंड मैकेनिकल। जहाँ वर्ड रेपिटेटिव आ गया इट मीन्स कि ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। देन ग्रुप वर्क में बच्चा कोलैबोरेटिव स्किल्स सीखता है, ठीक है, तो ये भी सही है। और हमारी देखिए जो रिकॉलिंग की है, रिकॉल करना मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट करना या फिर रोट मेमोराइजेशन करना, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हमारी क्या है, सही। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मॉडरेटली डिफिकल्ट होनी चाहिए टास्क, और ग्रुप वर्क में वो चीज़ें करना करें बच्चे, जो भी टास्क उनको अलॉट होती है। सो ऑप्शन 3 क्या हो गई हमारी, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशो कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट। बिल्कुल सही, बच्चे जो डेवलप करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है इनके 2 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज योर हेरिडिटी, सेकंड इज योर एनवायरनमेंट। दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई भी और कारण नहीं है बच्चे के डेवलपमेंट का, और कोई भी एक फैक्टर कंप्लीटली किसी बच्चे को डेवलपमेंट उसकी नहीं करता है, ठीक है, तो दोनों का रोल क्या है, बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट, हेरिडिटी से भी और एनवायरनमेंट से भी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या पॉइंट कह रहे हैं, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सही है। चाइल्डहुड इज द पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब 10 स्टेजेस कहाँ से आ गई, ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंट्रैक्शंस। अब देखिए सोसाइटी से क्यों इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बच्चों की स्टार्टिंग एज में ही हम कहते हैं कि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो उसकी टॉय एज होती है, या फिर वो इमिटेट करता है ना, तो वो इमिटेट कैसे करता है, जब दूसरों को देखता है, यानी कि सोशल इंट्रैक्शन के साथ ही तो उसकी डेवलपमेंट होती है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर हमारा 1 सही था, पॉइंट नंबर 2 गलत है, पॉइंट नंबर 3 रॉन्ग हो गया। देन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, यानी कि सिर्फ हेरिडिटी बच्चे की डेवलपमेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकती, एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। इट मीन्स हमारी ऑप्शन 1 क्या है इसकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। अब गिफ्टेड बच्चे कौन से, हमने कल ही जो मैराथन क्लास है इंटेलिजेंस की थी, वहाँ पे हमने IQs देखे थे, तो गिफ्टेड बच्चों का IQ 140 से ग्रेटर होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट उनका, ठीक है। तो उनकी स्पेशलिटी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और ये आपके सामने है उस तरह का एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, डेफिनेटली पॉइंट सही है। आर इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बिलो देयर एज लेवल्स, ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका जो मेंटल स्टेटस होता है वो तो अपने से हायर एज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें, लेकिन ये तो लोअर एज की बात कर रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो हैव अ टेंडेंसी टू ऑप्ट फॉर सिंपल एंड ईजी टास्क,
उनकी टेंडेंसी होती है डिफ़िकल्ट टास्क को भी करने की, तो ये पॉइंट भी गलत हुआ। लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, उनकी बेसिक्स तो पूरी स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ को समझने की। तो हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या है करेक्ट, दैट इज़ जो गिफ्टेडनेस होती है, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस या फिर गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, वो होता है जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड की एज में होता है। इसको हम बोलते हैं टॉय एज भी होती है। ये बच्चा इमिटेट करता है, ठीक है, जो चीज़ हम बोलते हैं उसको अच्छे से ध्यान से सुनता है। तो सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is a correctly matched pair of the type of intelligence and the end state possibilities as per the theory of Howard Gardner। अब हमने गार्डनर की थ्योरी की है इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस का देखिए मैंने एक मैराथन सेशन लिया है जिसमें सारी 8 की 8 थ्योरीज हमने डिस्कस की है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात की है, इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में बात की है। तो गार्डनर साहब क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि लिंग्विस्टिक है तो लिंग्विस्टिक में एंड स्टेट पॉसिबिलिटी अकाउंटेंट की होती है, लेकिन अकाउंटेंट की लिंग्विस्टिक में नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए स्पेशल में कौन से पर्सन्स आते हैं, जो स्पेस को अच्छे से देख सकते हैं, उसको अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए और स्पेस की वेस्टेज भी ना हो, ठीक है। यानी कि जो अपने माइंड में या फिर किसी कॉपी पर 3D एस्पेक्ट चीज़ का बनाकर हमें दिखा सकते हैं, और वो उनकी एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आर्किटेक्ट बिल्कुल सही है। तो हमारी ऑप्शन 2 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। Giving students the opportunity to discuss their experiences of celebration of festivals in the classroom and building upon that information, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग। क्या चीज़ है ये, बच्चों को हमने अपॉर्चुनिटी दी कि वो किसी कोई फेस्टिवल्स उन्होंने सेलिब्रेट किए हैं तो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो क्लासरूम में शेयर करें एंड बिल्डिंग अपॉन दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो हम कहते हैं कि हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको, वो किसकी एग्जाम्पल है, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। क्योंकि देखिए बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सोसाइटी से, हर पर्सन अपनी अपनी कल्चर से, अपनी अपनी सोसाइटी से उठकर आता है, अपने अपने फेस्टिवल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हुआ, सोसाइटी का पार्ट हुआ ना। और बच्चे यहाँ पर क्या है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी हो रही है, टीचर्स के साथ एक तरह से डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच इज़ द बेस्ट प्रोसेस इन पेडागोजिकल प्रोसेस इन अर्ली लिटरेसी। तो अगर हम अर्ली लिटरेसी की बात करें, यानी कि जहाँ पर छोटी क्लासेस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट मेथड क्या है पेडागोजी का, पेडागोजिकल प्रोसेस कह लो या फिर पेडागोजी, वो है आपका प्लेवे मेथड। क्योंकि देखिए जितनी छोटी क्लासेस हैं, बच्चों को जितना आप खेल कूद में चीज़ें सिखाएंगे उतना जल्दी वो चीज़ों को सीखेंगे। तो अर्ली लिटरेसी मीन्स जो छोटी क्लासेस होती हैं, छोटे बच्चों को अगर हमने टीच करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या होगा, टीचिंग मेथड, लर्निंग मेथड, ये क्या, ये कोई अलग से मेथड थोड़ी होते हैं, दैट इज द प्लेवे मेथड। ऑप्शन 3 अगेन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। कौन सा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का इनकरेक्ट है। सबसे पहला क्या है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। नेचुरली देखिए हर पर्सन का जो हेरिडिटी है वो डिफरेंट है, हर पर्सन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें हर बंदे में देखने को मिलेंगे, हर पर्सन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। अब देखिए डेवलपमेंट क्या है, ये किसी भी कोइंसिडेंस का रिजल्ट नहीं होता। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है दैट कॉन्टिन्यूस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। हम कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बंदे की डेवलपमेंट है, ठीक है, ये होती रहती है, क्योंकि ये डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है। हेरिडिटी ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि हेरिडिटी के हिसाब से जो बंदे की ग्रोथ होती है वो एक हद तक आकर रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ क्या है, एक फिजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, हर तरह से बंदे की सोशल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ठीक है,
ये सारे एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट में कवर होते हैं, तो ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्टेबल भी होती है। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या है यहाँ पर, ऑप्शन 2 हमारा आंसर है, दैट इज़ द इनकरेक्ट वन। डेवलपमेंट का ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जिसमें हम कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन हमने दो तरह की है। एक है इंट्रिंसिक, जो हमारे अंदर से पैदा होती है मोटिवेशन, ठीक है, हमारी अंदरूनी मोटिवेशन, जिसके लिए हमें कोई लालसा नहीं दी गई होती, हम खुद से कोई चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो किसी के डर से हम कुछ करते हैं या कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं, कोई हमें झांसा देता है, कोई प्राइज मनी होती है या फिर कुछ भी लालच से हम करते हैं, वो एक्सट्रिंसिक होती है। तो इंट्रिंसिक की एग्जांपल इन चारों में से कौन सी है, देखिए, आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, या फिर आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट बाय टीचर। अब देखिए ये तो एक्सट्रिंसिक हो गया ना, किसी के दबाव में, यानी कि टीचर के डर से आप पढ़ना चाहते हैं, खुद से नहीं पढ़ना चाहते आप। देन पॉइंट नंबर 3 क्या है, आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन। टू गेन, कोई लालच आ गया कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, इसलिए मुझे क्या है, पढ़ना पड़ेगा या फिर पढ़ना है। आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस, फिर गेट चाहिए मुझे, ये चीज़ क्या होगी, लालसा हो गई, हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा करेक्ट आंसर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो ये आपकी क्या हुई, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके अंदर से उठकर आती है। कोई नहीं आपको कहता कि ये कंसेप्ट समझो, आप ये समझो, ये आप खुद किसी चीज़ को दोबारा स्टडी करते हो या फिर अच्छे से डीपली स्टडी करते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस। अब एडोलसेंस के काफ़ी सारे हमने नेम्स किए हुए हैं, तो कौन सा है जो नेम नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए, ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बिल्कुल सही है। दिस इज द प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म, तो ये भी, ये तीनों की तीनों किसके नाम है, एडोलसेंस के नाम है। अब स्मार्ट एज जो है ये एडोलसेंस को नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पे बंदा एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे, उसको अलग तरीके से सोचे, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। ये तो इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हुई, हम बाकी भी देख लेते हैं। इम्पल्सिवनेस ये नहीं है। सेंट्रेशन इन थॉट, अगर थॉट की हमने सेंट्रेशन कर दी तो हम डाइवर्सिटी को कैसे अचीव कर पाएंगे। अगर एक ही पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं तो हमारे आइडियाज़ डाइवर्स कैसे होंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने अपनी थिंकिंग को सीमित नहीं करना है, ठीक है, हमने उसको सीमित नहीं करना, क्या करना है, हमने डाइवर्ज करना है, उसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, यहाँ पे LER लिखा है, LEV, लेव वाइगोस्की, कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू। अब देखिए हम कहते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये जोन क्या होता है, एक तरह का एरिया होता है, वो एरिया जहाँ पे पर्सन अपने एक्चुअल पोटेंशियल से राइज करके अपने जो वो पोटेंशियल अटेन कर सकता है, ठीक है, विद हेल्प, वहाँ तक पहुँचता है, इस एरिया को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेवलपमेंट इन ZPD अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेट, क्या चीज़ इसको फैसिलिटेट करती है, तो क्या चीज़ इसको फैसिलिटेट करेगी, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर रिवर्सिबल थिंकिंग, या फिर एक्सपोजिटरी लर्निंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन हमारी फर्स्ट, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स। हम कहते हैं, देखिए ये दो लेवल्स हैं, ये जो फर्स्ट लेवल है, ये लेवल वो है जो बच्चा विदाउट हेल्प कोई भी काम कर सकता है, उसके बाद किसी की हेल्प के साथ पर्सन इस लेवल तक पहुंचता है विद हेल्प या फिर विद असिस्टेंट हम कहते हैं, ठीक है, स्कैफोल्डिंग के साथ। तो वो कोलैबोरेटिव डायलॉग होता है जिसके कारण किसी की हेल्प के साथ बंदा कोई काम कर सकता है, अगर वो हेल्प उसको ना मिले, वो सपोर्ट उसको ना मिले, तो वो फिर से वापस अपने ये वाले लेवल तक आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, कोलैबोरेटिव डायलॉग के साथ हम जो है ZPD को
फैसिलिटेट कर सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, जो ये वाला लेवल है ये अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग विद द असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO के नाम से हम जानते हैं। और वो जो पर्सन हेल्प प्रोवाइड करता है उसको हम क्या नेम देते हैं, वो उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ZPDA। चलिए इसी क्वेश्चन में पूरा हमारा रिवाइज हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। Which of the following statements is correct about the process of development of an individual? किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है उसके लिए कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल करेक्ट है? इट इज़ यूनिडायमेंशनल इन नेचर। अब देखिए जो डेवलपमेंट है यूनिडायमेंशनल नहीं होती, ये मल्टी डायमेंशनल होती है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। अब देखिए ओनली वर्ड आ गया तो ये गलत है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ये हमेशा क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का हम कहते हैं प्रोडक्ट होती है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बंदे की डेवलपमेंट होती है। सिर्फ हेरिडिटी बंदे को डेवलप नहीं कर सकती, सिर्फ एनवायरमेंट जो है कंप्लीट हम कहते हैं फैक्टर नहीं होता जो पर्सन की डेवलपमेंट करता है। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखिए ये पॉइंट कहता है कि अकेला हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये कहता है अकेला एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जबकि डेवलपमेंट इन दोनों की जो है निचोड़ होता है, दोनों मिलते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सनस डेवलपमेंट। सो देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, referring to similar problems to arrive at the solution for given problem is referred as। अगर हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, in Kohlberg's moral development theory stage 3 at level 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रेफर्ड टू एज। अब देखिए जो लेवल 2 है इसमें स्टेज 3 है, ठीक है, वहाँ पर कन्वेंशनल मोरालिटी को क्या रेफर किया है, दैट इज गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जहाँ पर कोई भी पर्सन कोई एक्ट क्यों करता चाहता है, क्योंकि वो खिताब पाना चाहता है कि वाओ ये बहुत अच्छा बच्चा है ना, टीचर्स के सामने अच्छा बनने की कोशिश करना। इसके लिए जो बच्चे कुछ भी एक्ट करते हैं इसलिए उनको इस तरह का खिताब चाहिए, तो वो क्या है, कन्वेंशनल मोरालिटी एट लेवल 2। और ये कौन सी स्टेज होती है, ये होती है स्टेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है बच्चों की, ठीक है, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, मेक बिलीव एंड प्ले। रिवर्सिबल थिंकिंग तो होती नहीं है। ये जो जीन पियाजे ने एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता बच्चे को बताया था अपने बच्चों को, वो वापस नहीं आ पाए थे, यानी कि वो रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं। कंजर्वेशन का फंडा, एक बीकर जो है वो ब्रॉड है लेकिन दूसरा बीकर जो है वो नैरो है, लेकिन उनमें पानी सेम है, तो ये कंजर्वेशन का फंडा उनको समझ में नहीं आता था। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन नहीं आती। मेक बिलीव एंड प्ले होता है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को आता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है हमारे पास 25 क्वेश्चन नंबर, एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी थ्योरी है एल्बर्ट बंडूरा की, वो है सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। सो डायरेक्ट हमें थ्योरी ही पता है कि ये सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा साहब ने दी है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी क्या हो गई, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। अपनी सोच के बारे में सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। विच काइंड ऑफ स्किल्स शी इज फोकसिंग टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स। अब बच्चा क्या सोच रहा है उसको सोचना, ठीक है। हमने एक, अगर आप लोग ने कंप्यूटर में ये चीज़ पढ़ी हुई है, मेटा डाटा, डेटा अबाउट डाटा, ठीक है। जो भी आपके पास चीज़ है उसी के रिगार्डिंग सोचना, जो चीज़ आप सोच रहे हो उसके रिगार्डिंग सोचना, वो होता है मेटा। कॉग्निटिव है क्योंकि हम सोच रहे हैं, लेकिन मेटा वर्ड यूज़ क्यों होता है कि जो चीज़ है ना उसी पे फोकस करना, दोबारा से उसको और डेप्थ में देखना, वहाँ पर मेटा वर्ड यूज़ होता है। तो ये है मेटा कॉग्निटिव स्किल है जिस पर टीचर फोकस कर रही है यहाँ पर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। Children in dash stage understand object permanence but do not realize that actions can be reversed and their judgments are based on immediate appearance of things। अब देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में हमने पढ़ा था, दैट इज इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे हैं वहाँ पर वो चीज़ों को रिवर्स करके नहीं देख सकते, ठीक है, ना ही उनको कंजर्वेशन का मीनिंग पता होता है। जो चीज़ उनको दिख गई इमीडिएट उसी पर वो फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का काम किया था ना, इसमें हमने स्टडी किया था कि बच्चे के सामने आपने टॉय दिखा दिया, एकदम से अपनी पीठ के पीछे कर लिया, तो बच्चे को पता है कि टॉय वहाँ पर है, आपके पीछे है, ठीक है, इतना उसको पता है। ये कौन से स्टेज में होता है, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। Dash is a primary and dash is a secondary agent of socialization। अब देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट कौन होता है, हम कहते हैं हमारी फैमिली होती है, और सेकेंडरी कौन है, स्कूल है। सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली में से सारी चीज़ें सीखता है। हम कहते हैं जो अर्ली एडोलसेंस का टाइम होता है, या फिर बच्चा अपने फैमिली में से जो वैल्यूज़ हैं, जो लैंग्वेज है, किसी के बोलने का ढंग है, खाने पीने का तरीका है, सारा कुछ सोशल एजेंट जो है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन सबसे पहले हमारी फैमिली है। उसके बाद बच्चा जो है स्कूल में कदम रखता है, तो स्कूल क्या है, सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सो ऑप्शन 1 हमारी करेक्ट आंसर हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। Individuals reason that right action is defined by self-chosen ethical principles of consciousness in Kohlberg's stage of। अब कोलबर्ग की हमने स्टेजेस की हैं, ठीक है, वहाँ पर राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन, जहाँ पर पर्सन अपनी खुद की सोच बनाकर चीज़ों को देखता है कि ये सही है, गलत है, या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स उसके खुद के होते हैं। वो कौन सी हम कहते हैं स्टेज है, दैट इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स वाली, जहाँ पे कहते हैं कि यूनिवर्सल एथिक्स है, ये चीज़ हमें यही करना चाहिए, ठीक है, वो क्या हो जाती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। सो ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेज एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अब देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम है जहाँ पर हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने देखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, टीचर कंप्लीटली कंट्रोल्स द क्लास। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोग्रेसिव है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, तो वहाँ पर टीचर का कंप्लीट होल्ड नहीं होगा, वो बच्चों को भी एक्टिव होने की कोशिश करवाएगा। देन पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इज मिनिमल, ये भी बिल्कुल गलत है, प्रोग्रेसिव कैसे होगी क्लास फिर। चिल्ड्रन आर एजर्टेड वाइल डूइंग एक्टिविटीज़ और टास्क, या फिर टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स आर फिक्स्ड। फिक्स्ड की बात जहाँ पर आ गई वहाँ पर क्लासरूम फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकती, यानी कि प्रोग्रेसिव नहीं होगी। और बच्चों को जहाँ पर सिर्फ असेस किया जाता है कि बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, टीचर्स क्या है, एज अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर। अब एनसीएफ भी कहता है, एनईपी भी कहता है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, बजाय इसके कि वो क्लास को कंट्रोल करें या फिर बच्चों को डोमिनेट करें, डोमिनेटिंग रोल प्ले करें, ठीक है, वो एज अ फैसिलिटेटर हो वहाँ पर। सो ऑप्शन 3 हमारी यहाँ पर क्या हो गई, करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो है सीडीपी का मैराथन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का ये कंप्लीट होता है। तो आई एम श्योर जिन बच्चों का पेपर कल है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ ही जो आपको मैराथन सेशंस हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूँगी, वो आप देखिएगा डेफिनेटली, बिल्कुल एंड मोमेंट प्रेपरेशन के लिए आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।